आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का, जिसका नाम है लैटाइस एनर्जी। और फिर उसके बाद आपको पढ़ाएंगे, इसी से रिलेटेड है, बॉर्न हेबर साइकिल। ये लेक्चर नंबर 3 है। पिछले 2 लेक्चर के अंदर हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था आपको। दूसरे लेक्चर में ध्यान होगा आपको आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड सारी चीजें बताई थी। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। लैटाइस एनर्जी क्या होती, कौन कौन से फैक्टर्स होती हैं जो लैटाइस एनर्जी पे इफेक्ट डालती हैं। आपसे कोई 2 कंपाउंड दे के पूछेगा किसकी लैटाइस एनर्जी ज्यादा है, किसकी सोलबिलिटी ज्यादा है, किसका एमपीबीपी ज्यादा है। इतने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे लैटाइस एनर्जी। तो ये हमारे चैनल का नाम है विच सर शॉर्टकट। इसमें बहुत सारी आपको स्पेशल वीडियो मिलेगी। तो हेडिंग डाल दें लैटाइस एनर्जी। अब इसको बार बार लिखने की बजाय LE लिखते चले जाएंगे। हेडिंग डाल। देखिए होता क्या लैटाइस एनर्जी, जैसे मेरे पास Na प्लस है, यह आपको हमने पिछले लेक्चर में खूब बताया गैसियस स्टेट में, और ये है Cl माइनस। आयंस हमेशा गैसियस स्टेट में होती है और गैस आपको मालूम ही अनस्टेबल होती है। तो ये चाहते हैं हम दोनों जुड़े और आयनिक बॉन्ड बनाएं। और ये कैसा होता है, ये सॉलिड फेज में होता है। इसका मतलब ये स्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल थे इसलिए कंबाइन हो गए और इन्होंने NaCl बना दिया जो कि स्टेबल है। अब आप बताएं चीज स्टेबल कब होती है, जब एनर्जी कम होती है। इसका मतलब इसके संग कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, उसी को लैटाइस एनर्जी बोलते हैं। तो एक मोल कंपाउंड, एक मोल कोई आयनिक कंपाउंड है, वो बना, किससे बना, अपने आयन से, गैसियस आयन से। तो जो हीट एनर्जी रिलीज हुई उसी को कहते हैं लैटाइस एनर्जी। ये आपको बताया गया था, एनर्जी अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो पहले ये अनस्टेबल था, बाद में स्टेबल हो गया। तो स्टेबल तभी तो होगा जब एनर्जी क्या होगी, कम हो जाए, मतलब कुछ एनर्जी निकल जाए। तो इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अब रिलीज का मतलब आप जानते हैं एक्सोथर्मिक। कब, व्हेन 1 मोल आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, किससे फॉर्म्ड, अपने आयन से, फ्रॉम इट्स गैसियस आयन्स, दैट इज कैटायन और एन। इन दोनों के मिलने से 1 मोल कंपाउंड जब बनेगा तो जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वही कहलाती है लैटाइस एनर्जी। इसे उल्टा भी कह सकते हो कि 1 मोल कंपाउंड डिसोसिएट हुआ, किसमें, अपने आयंस में, तो जो हीट एनर्जी चाहिए वो कहलाती है लैटाइस। बात एक ही, ये ध्यान रख लेना। इनसे मिलकर ये बने या 1 मोल डिसोसिएट हो जाए, उसमें जो एनर्जी लगे एंडोथर्मिक, वो भी लैटाइस। हो रहा है क्लियर? अब ये लैटाइस एनर्जी जो आप देख रहे हैं ये आप आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन ऑफ लैटाइस एनर्जी, इसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी बॉर्न हेबर साइकिल।
वो क्या है, उसके लिए पहले आपको छोटे छोटे टर्म जो कि थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी क्या है, ये सब देखना पड़ेगा, है ना। तो वो पहले मैं आपको समझाता हूं, तभी ये साइकिल समझ में आएगी। तो उसके लिए पहले आपको पढ़ना है हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको डेल एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बस मैं समझा रहा हूं, लिखूंगा नहीं डेफिनेशन, क्योंकि वो तो थर्मो की चीज है। एक मोल कंपाउंड बना, किससे बना, अपने एटम से या अपने एलिमेंट से। सोडियम प्लस गैस को आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे, केवल सीएल मत लिख देना, क्योंकि सीएल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता नेसेंट फॉर्म में। तो अगर आपको एक सीएल लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, हाफ सीएल। तो एक मोल कंपाउंड बना, किससे बना, अपने एलिमेंट से, उसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आ रहा, हीट रिलीज्ड when one mole compound is obtained from its element। अब रिलीज आपने बोला है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो। क्लियर हो रहा, लिख लीजिए। हो गया यहां तक क्लियर। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक एक टर्म समझा रहा हूं आपको, तभी आपको समझ में आएगी बोरन हेबर्ट साइकिल। दूसरा टर्म है, लिख लीजिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, ध्यान होगा, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा कि ये आपके पास कोई एटम है, इसमें से आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जो एनर्जी क्या होती है, लगानी पड़ती है, लगानी पड़ती है मतलब एंडोथर्मिक। तो ये कैसी होती है, पॉजिटिव। जैसे आपके पास में मान लीजिए ये लिखा हुआ है, आपने क्या करा, इसमें से, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन तभी निकाला जाएगा या दिया जाएगा अगर वो गैसियस स्टेट में। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, तो जो आपको एनर्जी इसे देनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो आप इसे निकालोगे, इससे अलग करोगे, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए ये कैसा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, एंडोथर्मिक, दैट इज पॉजिटिव। तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उल्टा बिल्कुल। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा है, इसमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या बन जाएगा ये, तो एक इलेक्ट्रॉन जब दोगे तो क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कैसी होती है, रिलीज होगी, मतलब नेगेटिव होगी। ध्यान रखना, फर्स्ट तो नेगेटिव होती है, लेकिन जब किसी चीज पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उस पर दोबारा से इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, पहले रिलीज होती है, फिर नेगेटिव चार्ज आने के बाद जब दोबारा से इलेक्ट्रॉन दोगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब पहली इलेक्ट्रॉन देने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्लियर हो रहा, तो ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस पर ध्यान देना दोनों। तीसरी बात ये हो गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती, या कोई कह दे डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती।
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कई केवल डिसोसिएशन एनर्जी लिख देती हूँ। जैसे आपके पास क्लोरीन है 1 मोल, आपने इसको एटम में डिसोसिएट कर दिया, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल को उसी के एटम में तोड़ दो। अब तोड़ोगे तो आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, देना मतलब N2, तो ये कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये ध्यान रखने हैं साइन कैसे। आयोनाइजेशन ये होती, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट ये है, सेकंड पॉजिटिव होती है, और डिसोसिएशन में एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो दोनों अलग होंगे, तो ये पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक। अब जब ये क्लियर होगा तभी आपको बोर्न-हेबर साइकिल समझ में आएगी। पहले इसे लिख लो, फिर चर्चा करते हैं। हो गया क्लियर? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्न-हेबर साइकिल। यहां लिख लो कैलकुलेशन ऑफ लैटाइस एनर्जी। मतलब बोर्न-हेबर साइकिल। इसके लिए क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मान लो एग्जाम्पल आपने ले लिया सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम ब्रोमाइड, कोई भी ले लिया एग्जाम्पल। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में अभी अभी मैंने बताया था ये सॉलिड गैसियस फॉर्म में दोनों मिलकर 1 मोल आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। तो NaCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 1 मोल कंपाउंड बना, किससे, अपने एलिमेंट से। तो ये कहलाती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। जो हीट एनर्जी यहां निकलेगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप ये सोचिए कि लैटाइस एनर्जी मुझे निकालनी है, तो होती क्या है लैटाइस, जरा यहां लिख लेता हूं, NaCl। ये होती है लैटाइस, ध्यान रखना बस। 1 मोल कंपाउंड बना अपने आयन से, ये लैटाइस। ये मुझे कैलकुलेट करनी है, मतलब NaCl का आपको निकालना है अगर लैटाइस, तो पहले आप लैटाइस एनर्जी कैसे लिखते हैं ये लिख लो। हीट ऑफ फॉर्मेशन NaCl का कैसे लिखते हैं, यही आपको आना चाहिए। अब आपको इन दोनों से शुरुआत करके यहां पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे बताइए, ये सॉलिड को यहां कैसे पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले सॉलिड को आप गैसियस फॉर्म में चेंज करें। सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनता है, इसको हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। यहां लिख देता हूं, सब्लिमेशन एनर्जी। सबलाइन कर गई चीज, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गई। फिर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। Na+ पे पहुंचना है ना आपको, तो इलेक्ट्रॉन निकालना या देना तभी संभव है अगर वो गैसियस स्टेट में। अब आप बताइए Na से Na+ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसमें क्या होती है, एनर्जी लगानी पड़ती है, मतलब ये पॉजिटिव होती है। इसमें भी सॉलिड से सीधे गैस में पहुंचेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये भी पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, ये ऐसा साइन है इसका। तो आप पहुंच गए, तो आपने यहां से स्टार्टिंग करी, यहां पहुंच गए। ऐसे इसी से स्टार्टिंग करके यहां पहुंचो, कैसे पहुंचोगे बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या, 1 मिनट के लिए इसे हटा रहा हूं, आपको Cl2 से Cl बनाना है। तो अगर ये 1 मोल होता तो इसे मैं डिसोसिएट कर देता 2 Cl में, Cl+Cl, लेकिन है ये हाफ। तो आप सोचिए 1 मोल को अगर ब्रेक करते हो तो वो कहलाती है डिसोसिएशन एनर्जी। तो हाफ मोल को कन्वर्ट करोगे तो ये क्या कहलाएगी, डिसोसिएशन एनर्जी, उसका हाफ मोल। भाई आपको सिखाया गया है कि 1 मोल मॉलिक्यूल को एटम में तोड़ दो, इसे कहते हैं डिसोसिएशन। लेकिन मेरे पास यहां 1 नहीं है, ये हाफ है, ये हो जाए तो यहां आधी एनर्जी लगानी पड़ेगी।
लेकिन मुझे बनाना है Cl माइनस, इससे ये बनाना है। अब क्या करोगा, इसको एनर्जी इलेक्ट्रॉन दे दो, और इलेक्ट्रॉन देने को क्या कहते हैं आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो डिसोसिएशन एनर्जी मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब ये कैसे लिखोगे आप, पॉजिटिव एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने अभी आपको बताई थी कैसी होती है, पहली वाली एक्सोथर्मिक, इसीलिए पहले सबसे समझा देंगे आप। अब देखो यहां पहुंच गए आप, तो आप फंडा ये दिमाग में ध्यान रख लो, सबसे पहले स्टार्टिंग होगी बॉर्न-हैबर साइकिल की, जिसकी भी निकालनी है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखो, अलग से लिख लो हीट लैटाइस एनर्जी। इससे यहां पहुंचना है, इससे यहां पहुंचना है, और दोनों को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां से यहां कैसे पहुंचे, पहले सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब आयोनाइजेशन। ऐसे ही यहां से यहां कैसे पहुंचे, सबसे पहले इसको डिसोसिएट किया, चूंकि हाफ मोल है इसलिए डिसोसिएशन एनर्जी का आधा लगेगा, और इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब एंडो। फिर Cl से Cl माइनस कैसे पहुंचेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन दे दो, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, दोनों, तो बता इन दोनों को जोड़ूंगा तो वही NaCl बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ये बन गया। और ये दोनों जुड़कर ये बनाएंगे, इसे क्या कहते हैं, लैटाइस एनर्जी। तो ये लैटाइस एनर्जी, इसमें क्या होता है, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, मतलब लैटाइस एनर्जी भी नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक। तो पहले तो इसे लिखेंगे, फिर बात करते हैं आपसे। हो गया यहां तक क्लियर। अब आप सारे स्टेप, ये देखो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सबको ऐड कर दो, तो बताओ ये NaCl बन गया, नहीं बन गया, एक ही स्टेप में। मतलब आपको NaCl तक पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी इस वाले ट्रैक से, है ना, ये बनाना पड़ा, इससे ये बनाना पड़ा, इन दोनों को मिला के फिर पहुंचे NaCl, और पहुंचने को एक ही स्टेप में पहुंच रहे थे। तो आपने वो थर्मो में पढ़ा है, ध्यान, हेसेस लॉ। तो हेसेस लॉ में आपको क्या पढ़ाया गया था, याद कर लो, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ हो सकता बच्चे वहां तक नहीं पहुंचे हों, थर्मो तक। वो ये कह रहा था कि वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप, आप यहां से यहां तक एक स्टेप में पहुंच जाओ, है ना, उसमें मान लो हीट खर्च हो रही है डेल एच, और या यहां से यहां तक दो स्टेप में पहुंचो, इसमें डेल H1, इसमें डेल H2। तो वो कह रहा था रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो चाहे मल्टी स्टेप में हो, हीट रिमेन सेम, जो इसमें हीट लगेगी वही हीट इन दोनों में के सम से लगेगी। तो वही चीज है, चाहे आप यहां पर ऐसे पहुंच जाओ हीट ऑफ फॉर्मेशन, और चाहे आप मल्टी स्टेप्स में वहीं पर पहुंचो, हीट सेम रहेगी। इसका मतलब जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो इन सबके सम के बराबर है, ये साइन ध्यान रखना। फिर आयोनाइजेशन, फिर डिसोसिएशन एनर्जी, कैसी है, पॉजिटिव। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कैसी लेंगे, नेगेटिव, है ना। और फिर उसके बाद लास्ट, ये क्या, यहां पहुंचने के लिए लैटाइस एनर्जी, जो कैसी लेंगे, नेगेटिव। मतलब ये जो है एक स्टेप वाली चीज, वो इन सबके सम के बराबर है, तो ऐड कर दीजिए बस सबको विद साइन। इससे आपके पास सब कुछ पेपर में गिवन होगा, लैटाइस एनर्जी निकल आएगी। या हो सकता है लैटाइस एनर्जी दे दे, बीच में से कोई चीज पूछ ले, तो इसके लिखने को बॉर्न-हैबर साइकिल कहा जाता है, ये इक्वेशन है इसकी दिखती है, और साइकिल ये तैयार की गई है। क्लियर, चलिए।
लिख लीजिएगा इसे। फिर आपको कोई एक और कंपाउंड बताते हैं जो उससे थोड़ा सा डेंजर हो, लिख लो पहले से। लिख लिए? चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे। मान लो एग्जाम्पल हमने ले लिया कोई और, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। इसको अच्छी तरीके से समझ लोगे तो समझ लो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीज। तो सोचिए ये कैसे बना होगा। पहले हम बात करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये कैसा है? सॉलिड। ऑक्सीजन को नेसेंट फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम, इससे क्या बन जाएगा? आयनिक कंपाउंड। ये बन ऐसे, ये बन गया सॉलिड स्टेट। क्लियर है? तो एक मोल कंपाउंड बना अपने एलिमेंट से, इसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। बिल्कुल तरीका वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप है। यहां लिख लिया करो लेटाइस। लेटाइस कैसे लिखोगे इसका? हीट ऑफ फॉर्मेशन में एक मोल चीज बनती है एलिमेंट से और लेटाइस में बनती है अपने आयन से। आयन किस में होती है? गैसियस स्टेट में। ये कैसा है? सॉलिड स्टेट में। तो ये जो है एक मोल कंपाउंड बना है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेटाइस। बस ये दोनों लिखना सीखो पहले। अब आपको ये वाली चीज यहां पहुंचानी है। कैसे पहुंचाएंगे? अभी सिखाया है ना। एक बार में दोनों इलेक्ट्रॉन मत निकाल देना। पहले तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करो, इसको कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। फिर आप इसमें से दो इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालो, इसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन। फिर एक और निकाल दो, सेकेंड आयोनाइजेशन। एक बार में दोनों मत निकाल देना कहीं। अगर पेपर में कहीं पे इस क्वेश्चन में आयोनाइजेशन एनर्जी दी हो तो समझ लेना दोनों का सम दिया हुआ I1 प्लस I2, वो गिवन है। अगर सिंपल आयोनाइजेशन फर्स्ट ना सेकंड दिया हो तो समझ लेना इन दोनों का सम दिया हुआ है ना। यहाँ लिखना चाहोगे अगर ये गिवन हो तो समझ लेना इन दोनों का सम गिवन। चलिए तो आप यहां से यहां तक पहुंच गए। अब इस पर आइए जरा, इससे ये कैसे बनाएंगे तो देखिए। अभी बताया था आपको एक मोल कंपाउंड तोड़ोगे एटम तो बॉन्ड डिसोसिएशन, लेकिन ये तो हाफ मोल, तो डिसोसिएशन का आधा लगेगा। क्या बन जाएगा? O। लेकिन आपको बनाना है O माइनस माइनस, तो एक बार में O माइनस माइनस नहीं आएगा। पहले इसको एक इलेक्ट्रॉन दो, उसको कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और मैंने बताया था ये ध्यान रखने वाली चीज है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होगी और उसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन और दोगे, क्योंकि हमें O माइनस माइनस लाना है, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव। ध्यान आ गया? इसीलिए समझा दिया था पहले। यहां गड़बड़ होती है, बता दूं पहले। अब आप सोचो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहां पहुंच जाऊंगा? नहीं पहुंच जाऊंगा? ये वाला रिएक्शन देखो आप, ये दोनों को ऐड करो तो यहां पहुंच जाओगे। तो इन दोनों को ऐड कर दो, यहां पहुंच जाओ। इसको क्या बोलते हैं? आइंस को ऐड करके यहां पहुंच रहे हैं, लेटाइस एनर्जी। हो गया क्लियर? टफ नहीं है, बहुत आसान है। अब इसमें वो लगा दो जो अभी आपको मैंने बताया था, हेसेस लॉ वाला फंडा, कि एक स्टेप में जो चीज बन रही है हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो क्या होगा? मल्टी स्टेप्स के बराबर होगी। इन सबको ऐड कर दो। साइन तो आपको मालूम ही है ना, बार बार साइन लिखें सही नहीं लगता है। इन सबको ऐड कर दो, ये प्लस ये प्लस ये। अब इधर आ जाओ, साइन आप अपने आप रख देंगे, समझा दिए मैंने। तो इन सबका जो सम है वो किसके बराबर है? सिंगल स्टेप के बराबर। ये थी बोर्न-हैबर साइकिल। लिख लीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है आपको।
अब ये क्लियर हो गया एकदम। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेटेस्ट एनर्जी को इफेक्ट डालती हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन लेटाइस एनर्जी। यह लेटाइस एनर्जी किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। तो देखिए जैसे ये Na ये Cl, इन दोनों ने मिलकर बनाया NaCl, यही होता है लेटाइस एनर्जी। तो बेटा जितना ज्यादा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सोचिए, या ऐसे कह दो इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। या ऐसे कर दो कि एक मोल कंपाउंड को तोड़ना है तो जो एनर्जी देनी पड़ती है वो भी तो लेटाइस होती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लेटाइस ज्यादा होगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेटाइस एनर्जी के डायरेक्टली। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, इन दोनों के बीच का, तो Q1 Q2 है, और R जो है इनके बीच का डिस्टेंस। इससे ये मालूम पड़ा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो लेटाइस ज्यादा है ना। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज के क्या है, डायरेक्टली। तो आप कह सकते हो लेटेस्ट एनर्जी इसके डायरेक्टली, और ये चार्ज के डायरेक्टली, चाहे वो एनाइन हो या कैटाइन का चार्ज हो। और बताओ आर के क्या है, इनवर्सली। आर मतलब क्या है, साइज, कैटाइन या एनाइन का। तो हमें मेन फैक्टर ये दो ध्यान रखने हैं कि लेटाइस एनर्जी चार्ज के तो डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली। ये इन्होंने जेई में क्वेश्चन पूछा था कि लेटाइस एनर्जी डिपेंड ऑन, पहला था ऑप्शन चार्ज ओनली, दूसरा साइज ओनली, तीसरा बोथ। तो बोथ आंसर सही है ना। अब मैं बताता हूं जिसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी उसका एमपीवीटी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन लेटाइस एनर्जी सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। आपने सुना होगा कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाए लेटाइस एनर्जी से, हाइड्रेशन ज्यादा हो तो चीज सॉल्युबल होती। अगर उल्टा हो जाए, लेटाइस ज्यादा हो जाए हाइड्रेशन से तो चीज इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है। तो कंडीशन ध्यान रखना, इनसे निकलेंगे न्यूमेरिकल। तो पहले हम आपको लेटाइस एनर्जी बताते हैं कैसे देखी जाती है, इसको लिख लो फिर बात करते हैं आपसे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हमने ले लिए, इनमें हमें लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर बताना है, उसी से एमपीवीटी का ऑर्डर निकल जाएगा। तो देखिए पहले ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख रहे हो जो हैलाइड है एक्स सब में सेम है, और अलग क्या है, कैटाइन। देखो चार्ज तो सब पे सेम है, लेकिन अगर आप एल्कली मेटल देखें तो इस प्रकार से चलती। तो बताइए नीचे जाने पे क्या होता, साइज बढ़ता जाता है। और अभी अभी आपने पढ़ा था लेटाइस एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका मतलब इसकी लेटाइस सबसे कम, ऑर्डर की होगी। बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं इसमें। अब देखिए इसमें एफ सबके अंदर सेम है, तो फिर अलग क्या है, अलग। अब देखो इसमें चार्ज डिफरेंट है, इसमें चार्ज सब में सेम था। जब चार्ज सेम हो तो साइज वाले फंडे से दे, जिसमें चार्ज अलग हो तो उसमें चार्ज वाले फंडे से दे। तो लेटाइस एनर्जी का चार्ज से क्या रिलेशन था, अभी पढ़ा था हमने, डायरेक्टली। तो सबसे ज्यादा चार्ज है 3 2 1, आंसर हो गया।
अब ऐसे ही इसमें देखो, देखो CO3 सब में सेम, तो अलग क्या है ये। अब इस पे चार्ज देखा करो, चार्ज सेम आ रहा, चार्ज सेम हो तो फिर आप साइड वाले फंडे से देखो। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल को अगर देखो तो ये क्या होता है बताइए, BaMgCaSrB, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, इसका मतलब इन सब में इसका साइज सबसे कम, साइज कम होगा तो लेटाइज सबसे ज्यादा हो जाएगी। आंसर ये होगा। एक एक मिनट के सवाल में इसे देखिए, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, देखिए ओ सबके अंदर सेम है, तो फिर अलग क्या चीज, अलग। अगर चार्ज अलग अलग है तो चार्ज वाले फंडे से देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबसे ज्यादा चार्ज, आंसर हो गया। हो रहा है क्लियर, लिख लीजिएगा इसे। चलिए अब दो क्वेश्चन और ले लेती हूँ, तो आपको एकदम शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। लिख लो क्वेश्चन नंबर 5, ये लिखा हुआ है FeO, ये लिखा है Fe2O3, किसकी लेटाइस ज्यादा है, तो क्या करेंगे आप इसे ब्रेक कर देंगे, तो ये फेरस है, ये फेरिक, वो तो दोनों में सेम है, तो जिस पे चार्ज ज्यादा होती है उसकी लेटाइस ज्यादा होती है, आंसर हो गया। और प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे मान लो ये ले लिया और ये ले लिया, बताओ किसकी लेटाइस ज्यादा है, Li तो दोनों में सेम है, 2 Li निकलेंगे तो 2 माइनस आ जाएगा, 3 Li निकलेंगे तो 3 आ जाएगा। तो चार्ज में इससे कोई मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस मैग्नीट्यूड देखना है, तो इस पे 3 है, इस पे 2 है, ये हो जाएगा। आ रहा समझ, लिख लीजिए। हो गया। अब एक दो क्वेश्चन और देख लें। मान लो पेपर में किसी ने आपसे ये पूछा कि ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा है NaCl, ये लिखा है KCl, अब आप बताइए इसमें, बताइए किसकी लेटाइस ज्यादा है, तो बहुत आसान है आपके लिए, या कहो तो इसको अलग अलग कर दूं, ऐसे भी कर सकती हूँ, NaF, NaCl, NaBr, ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए Na तो सबके अंदर सेम, अलग क्या है, एक हेलोजन, तो हेलोजन फैमिली में आप जानते हैं ये होता है, नीचे जाने पे देखा, ये देख लिया करो, जो चीज डिफरेंट है, डिफरेंट कौन है, हेलोजन, उनपे अगर चार्ज सेम हो तो साइड वाले फंडे से देखो, और चार्ज अलग अलग हो, देखो चार्ज अलग अलग था तो फिर चार्ज वाले फंडे से देख लो, सिंपल फंडा। तो यहां तीनों में देख रहे हो चार्ज सेम है, तो साइड देखो, साइड नीचे जाने पे क्या होता, बढ़ता है, साइड सबसे कम इसका, साइज कम तो लेटाइस ज्यादा हो जाएगी, आंसर हो। और इसी से MPVP मालूम पड़ जाएगा, लेटाइस ज्यादा तो MPVP ज्यादा हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मान लो आपको क्वेश्चन बदल के दिया जाए और क्वेश्चन ये दे दिया जाए, ये थोड़ा लीक से हटके, बताओ इन दोनों में लेटाइस किसकी ज्यादा है, कैसे करेंगे बताइए। तो इसमें NaF है, देखो Na भी अलग है और ये भी अलग है, दोनों अलग अलग है, अभी तक हम कर रहे थे जिनमें एक चीज कॉमन थी। तो अगर हम बात करें इसकी और इसकी, है ना, दोनों कैटाइन की बात करें, तो आपको मालूम है कैटाइन में आप जानते हो भाई, इसमें 2 है इसमें 1 है, तो जिसपे चार्ज ज्यादा होगा उसकी लेटाइस ज्यादा, तो ये आंसर होगी। मतलब आपके हिसाब से MgCl2 की लेटाइस ज्यादा है। अगर हम दूसरा देखें इसके अंदर एनाइन को, तो
बताइए F माइनस और इसमें Cl माइनस। नीचे जाने पे साइज क्या हो रहा, बढ़ रहा है, तो इसका साइज कम है, साइज कम है तो लेटाइस जा रहा है, तो इसके हिसाब से ये आ जाए F वाला, ये हो जाए। तो जब दोनों फैक्टर काम करने लगे, मतलब एक फैक्टर से तो मालूम पड़ रहा है कैटाइन वाले से कि ये जा रहा है, एनाइन वाले से मालूम पड़ रहा है ये वाला जा रहा है, तो ध्यान रखना जो चार्ज वाला है ये मोर इफेक्टिव होता है, ये मोर डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, किससे, देन साइज से। तो दोनों फैक्टर में से साइज वाला जो फंडा इसको इग्नोर कर देते हैं, केवल हम चार्ज वाला फंडा लेके चलते, तो आपका जो रियल आंसर है वो ये होगा क्लियर। लेकिन अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, लैटाइस एनर्जी, बॉर्न हैबर साइकिल पूरी डिटेल में समझ में आ गई हो, है ना, है तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, है ना, जिससे हमारा मोटिवेशन हो और आपके लिए नई नई वीडियो तैयार की।